The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt Supreme Council of Antiquities। यानी कि जो मम्मी निकाली गई है वो बहुत ज़्यादा बुरी अवस्था में है, जो भी कुछ कार्टर ने किया 1920s के दशक में, ऐसा जाही हवस बताते हैं जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट से सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ है, यानी कि प्राचीन पुराविशेष की सुप्रीम काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने ऐसा बताया। कब बताया? जब वो क्या कहते हैं, एज ए लीन ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, यानी कि जब वह वो जो टॉम निकाला गया था राजा टुट का जो टॉम था उसको जब निकाला गया, जब उसको देखने के लिए वो झुकते हैं तब उन्होंने ये जानकारी दी। कार्टर हॉवर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट। यानी कि ये कौन है? हार्वर्ड कार्टर कौन है? एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट, यानी कि ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता, जिन्होंने 1922 में जो राजा टुट्स थे उनके टॉम को जब निकाला तो काफ़ी समय तक 1922 में उन्होंने जो भी कुछ उनके बारे में खोजा वो एक निरर्थक प्रयास रहा, यानी कि फर्टाइल सर्चिंग रही, यानी कि एक निरर्थक खोज रही जिसमें कोई भी विशेष जानकारी उन्होंने नहीं निकाली इन द ईयर ऑफ 1922। तो वो एक फर्टाइल सर्चिंग रही। इट्स कंटेंट दो हार्सली रैंसिक्ड इन एंटिक्विटी, यानी कि जो भी उन्होंने प्राचीनता के तहत, यानी कि जो भी एंटिक्विटी मतलब प्राचीनता के तहत, हैसली मतलब जल्दबाजी में जो भी कुछ छानबीन की गई, यानी रैंसिक्ड मतलब होता है खोजबीन करना, किसी चीज़ को तलाशना, तो जल्दबाजी में जो भी चीज़ प्राचीनतम तरीके से उनको जो भी खोजा गया, जो भी जानकारी जल्दबाजी में निकाली गई, वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, यानी कि वो आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी, यानी उनके हिसाब से वो कंप्लीट, उन्होंने जो भी कुछ खोजा सर्चिंग किया इट वाज कंप्लीट। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शंस एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, यानी कि जो आज तक के इतिहास में कहना चाहिए दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जिसे कहना चाहिए रॉयल कलेक्शन, जो अब तक ऐसा कोई नहीं ढूंढा गया था, पाया गया था, वो कलेक्शन में से एक थी वो राजा टुट की मम्मी या उनका टॉम। दे रिमेन्स द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, मतलब रॉयल कलेक्शन जो भी शाही संग्रह होते हैं उसमें से एक, एवर फाउंड एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड, और जो फेरोज लेजेंड है, जो उनका साम्राज्य रहा, जो भी फेरोज का, उसमें से एक कहना चाहिए इसका एक बहुमूल्य हिस्सा बन चुकी थी, एक बहुमूल्य हिस्सा थी। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, और इतना बेहतरीन जो बिल्कुल चकाचौंध कर देने वाला जो आर्ट फैक्ट था सोने का, स्वर्ण का, their eternal brilliance meant to guarantee resurrecting caused a sensation at that time of the discovery, यानी कि उस समय जो भी खोज या तलाश की गई थी वो एक ऐसा, एक कहना चाहिए एकदम जीवित कर देने वाला, रिसरेक्टिंग यानी कि बिल्कुल जीवित कर देने वाला, जिस प्रकार से जो उनको खोज कर निकाला गया था, तो जिस प्रकार से सोने का जो वर्क था वो इतना शानदार था जैसे कोई जीवित कर देने वाला सेंसेशन आपको समझ में आ रहा हो। आ सेंसेशन एट दैट टाइम, उस समय की डिस्कवरी में एक बिल्कुल रिसरेक्ट यानी कि जैसे बिल्कुल हूबहू जीवित किसी ने किसी को रख दिया हो, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी वही उसमें अटेंशन लिए हुआ है, आज भी ये उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहना चाहिए, आज भी उसने वही अटेंशन लेकर रखा है। But Tut was also buried that with everyday things he would want in the afterlife, यानी कि जो राजा टुट थे उनका जो शव था, यानी कि जो टॉम्ब में रखा गया था, उनके साथ अन्य चीज़ें बरीड यानी कि दफनाई गई थी, रखी गई थी, उनके साथ दबाई गई थी उसी टॉम्ब में। एवरीडे थिंग्स यानी कि ऐसी वस्तुएं जो उनको जीवन के बाद यानी कि आफ्टर लाइफ यानी कि इस जीवन के बाद को जो है काम आने वाली थी, जैसे बोर्ड गेम्स रखे गए थे उनके जब उनको दफनाया गया था, ब्रॉन्ज के रेजर रखे गए थे, लिनन अंडरगारमेंट्स रखे गए थे, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन यानी कि जो
केसेस ऑफ फूड एंड वाइन कहने का मतलब है जो शराब के जो बर्तन होते हैं वो उनके साथ रखे गए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन यानी कि सारे जो इसमें वो भोजन वगैरह करते थे और जिसमें शराब वगैरह पिया जाता था तो उनके केसेस को भी उनके साथ दफनाया गया था, जो उनको ऐसा मानकर कि मरने के बाद जब इनके जीवन जो दूसरा होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें इसलिए रख दी जाती हैं उनकी फेवरेट और जो बहुमूल्य रहती हैं कि वो जब जहाँ भी जाएंगे तो उनके साथ वो भी सामान भी उनके साथ जाएगा और उनके नेक्स्ट लाइफ में वो एक काम आएगा। अब आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स यानी कि 1 माह के लगभग पूरी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के बाद, किस चीज़ को रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टन के द्वारा जो फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर था यानी कि जो भी उसकी जो खजाना था, एक फ्यूनररी संस्कार का जो एक खजाना था उसको 1 माह तक केयरफुली रिकॉर्डिंग करने के बाद, फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर का 1 माह तक रिकॉर्डिंग करने के बाद कार्टर ने क्या शुरू किया, अब उसने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया जो नेस्टेड कॉफिन्स थे यानी कि 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। नेस्टेड कॉफिन्स कहने का मतलब घोंसले नुमा जो कॉफिन थे जो एक के अंदर एक रखे गए थे, तो उसने उनको खोलकर जांच करना शुरू कर दिया। तो ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने पहले को खोला, ही फाउंड अ श्राउड एडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स। जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो पाया कि उनके ऊपर एक कफन सुंदर सा एडॉर्न यानी कि सजा हुआ था, जिसके ऊपर माला रखे हुए थे, गार्लैंड्स सजे हुए थे। जो गार्लैंड्स बने हुए थे वो विलो एंड ऑलिव लीव्स के थे, वाइल्ड सिल्वरी एंड लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स के थे। इनसे वो गार्लैंड्स बने हुए थे जो श्राउड यानी कि कफन के ऊपर रखे हुए थे। द फैडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, और जो ये इस बात का एविडेंस यानी कि प्रूफ थे, साक्ष्य थे, जो फैडेड यानी कि मुरझाए हुए जो पत्तियां और जो लोटस के पेटल्स और जो कॉर्नफ्लावर्स जो भी उनके कफन के ऊपर रखा हुआ था वो इस बात का साक्ष्य था कि उनको मार्च से अप्रैल के बीच में दफनाया गया था। उनको बरीड यानी कि उनको जो दफनाया गया था वो मार्च से अप्रैल महीने में उनको दफनाया गया था, क्योंकि ये सारे जो पेटल्स और लीव्स और ये जो ऑलिव लीव्स हैं ये सारे उसी मंथ में पाए जाते हैं। तो इसका ये साक्ष्य था कि मार्च अप्रैल में उनको दफनाया गया था। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, जब तीनों कॉफिन खोलने के बाद जब वो फाइनली ममी वाले कॉफिन पे पहुंचते हैं जिसपे जो राजा टुट की बॉडी रखी हुई थी, दो ही रेन इनटू द ट्रबल, तो वो बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं, क्योंकि द रिचुअल रीजन्स यानी कि जो उनका संस्कार रूपी जो रीजन्स था, रीजन्स हैड हार्डेंड यानी कि जो उनकी बॉडी थी। रीजन्स कहने का मतलब है एक प्रकार का सब्सटेंस रहता है, एक मटेरियल रहता है। जब मम्मी तैयार की जाती है तो रीजन्स से तैयार की जाती है, जो कुछ ऐसे चीज़ों से मिलके बना होता है जो पानी में जो है वो ईजिली घुल नहीं सकता और वो जो रहता है उसमें आग तुरंत लग सकती है। ऐसे कोई एक सब्सटेंस रहता है जिसको ममीफाई करने के लिए यानी कि जब मम्मी तैयार की जाती है तो उससे से मिलकर उससे पूरे बॉडी पर लेप करके बॉडी को जो है स्टोर करके प्रिजर्व करके लंबे समय के लिए मम्मी के उसमें बनाकर रख दिया जाता है। तो वो होता है रीजन, द रिचुअल रीजन हैड हार्डन। तो जब उनको खोला गया तो जो मम्मी थी राजा टुट की वो पूरी तरीके से इतनी कठोर हो चुकी थी जैसे कोई सीमेंटिंग टुट ऑफ द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कफिन यानी कि जो सोने के उसमें रखी हुई थी जो उनका जो बॉडी था राजा टुट का, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था जैसे किसी ने सीमेंट के जैसे उस कठोर सॉलिड यानी कि कठोर जो सोने का कॉफिन था उसमें जैसे किसी ने एक सीमेंटिंग के जैसे उसको जो है चिपका दिया हो। इतनी बुरी तरीके से चिपक गई थी और हार्ड हो गई थी, जो उनकी रेजन्स थी वो बहुत हार्ड हो गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कोई भी प्रयास करके भी उसको लेजिटिमेट यानी कि हिला नहीं सकता था। इतनी मजबूती से वो जो था वो सोने से के कॉफिन से उनका जो बॉडी था जो मम्मी था वो चिपक गया था। कार्टर रोड लेटर व्हाट वाज टू बी डन, कार्टर लास्ट में कहते हैं कि अब क्या किया जा सकता था। अब बच्चों आगे देखते हैं।
The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the resin. अब जिस तरीके से जो रेजिन थी वो बहुत ही कठोरता से, जिस प्रकार से सोने के ठोस सोने के कॉफिन से जिस तरीके से वो सीमेंट के जैसा चिपक गई थी मम्मी, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन था। तो कार्टर ने आगे और दिमाग लगाया, तो उन्होंने सोचा कि इसको कुछ गर्मी देकर उनके जो बॉडी जिस प्रकार से कॉफिन से बिल्कुल पेस्ट हो चुकी, चिपक चुकी, तो उसको निकालने का प्रयास किया। तो उस समय जो इजिप्ट में जो सूर्य की जो रेगिस्तान के ऊपर जो एकदम तेज़ धूप पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की रहती है। तो द सन कैन बीट, उन्होंने सोचा कि इसकी गर्मी से उनके कॉफिन से उसको अलग किया जा सकता है, रेजिन को अलग किया जा सकता है। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर एंड दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, मतलब सूर्य की इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है कि वो उसको एक हैमर के जैसे उसको जो है चूर चूर कर देगा या अलग कर देगा, ऐसा उन्होंने सोचा। उस रेजिन को वो एक हैमर के जैसे जो है बिल्कुल अलग अलग कर देगा। परंतु क्या हुआ, द कार्टर ट्राइड, मतलब उन्होंने वो प्रयास किया टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन, मतलब उसको ढीला करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। फॉर सेवरल आवर्स यानी कि बहुत घंटों तक जब प्रयास किया गया, ही सेट द ममी आउटसाइड द ब्लेजिंग सन, यानी कि बहुत तेज़ आंच के जैसे जो सूर्य की अच्छी तेज तपन रहती है उसमें उन्होंने मम्मी को रख दिया ताकि वो रेजिन जो है थोड़ा सा ढीला हो जाए। दैट हीटेड इट टू द 149 डिग्रीज, और 149 डिग्रीज में जो 149 डिग्रीज का टेम्परेचर उनको था, फ़ारेनहाइट डिग्री टेम्परेचर था। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखने के बावजूद भी वो नथिंग बस्ट, यानी कि हल्का सा भी उसमें कोई भी 1 इंच तक का बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा सा भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ इतनी तपन में रखने के बाद भी। ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट, जब उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ और सूर्य की इतनी तेज प्रकाश से भी उसके रेजिन में किसी प्रकार का जो 149 फ़ारेनहाइट तापमान में गर्म किया गया तब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो थोड़ा सा भी उसमें जो है परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो ये रिपोर्ट करी, ही रिपोर्टेड विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट कंसोलिडेटेड मटेरियल्स हैड टू बी चिजल्ड अवे, यानी कि उन्होंने ये तर्क दिया अपने साइंटिफिक रिपोर्ट के तहत, अपने वैज्ञानिक तटस्थता के तहत उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि इनके जो लिम्स हैं और जो इनके जो भी पार्ट हैं, शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं, लिम्स हैं और जितने भी पार्ट हैं, उनको चिजल्ड अवे, चिजल्ड कहने का मतलब है खरोंच कर, मतलब थोड़ा थोड़ा घिस घिस कर खरोंच कर उनके जो बॉडी के पार्ट्स फ्रॉम बीनेथ, मतलब नीचे से लेके जो भी उनके शरीर के जो मुख्य पार्ट हैं वहाँ तक, ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी कि उनके जो हाथ पैर व कमर तक उनको खरोंच कर निकालना पड़ेगा उनके शरीर को उस रेजन से, क्योंकि रेजन्स इतनी मजबूती से पकड़ के रखा था उनके शरीर को जैसे कि सीमेंट चिपक जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से उतनी मजबूती से था जिसको थोड़ा सा भी मूव नहीं किया जा पा रहा था, और इतने तपन के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, यानी कि अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए कार्टर के पास बहुत कम विकल्प था। इफ़ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि वह उसको ऐसा नहीं करता, मान लीजिए वो उसको कट करके उसकी मम्मी को बाहर नहीं निकालता, तो हो सकता है थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। तो चोर इस उद्देश्य से, सोने को निकालने के उद्देश्य से पक्का गार्ड्स को धोखा देकर ऐसा करते, इसीलिए कार्टर ने ऐसा किया। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. यानी कि उस समय पे जब राजा टुट का समय था, राजा टुट के समय वो इतने शाही और इतने ज़्यादा धन से धनवान और समृद्ध रहते थे, धनवान रहते थे। They had thought, और उनके विचार ऐसे रहते थे, वो इस प्रकार से उम्मीद रखते थे कि they could take their riches with them for his journey to the great beyond, यानी कि उनकी ऐसी उम्मीद रहती थी, ऐसे उनके विचार रहते थे कि यदि वह जब मर जाएंगे, यानी कि उनकी मृत्यु के बाद भी
जितनी भी जो धन और जितनी भी संपत्तियां उनके साथ जो भी मुख्य चीज़ें रख दी जाती हैं, वैसा उनका विश्वास था और उम्मीद था कि उनकी संपत्ति भी मरने के बाद वे जहाँ जाते हैं तो वो वहाँ उनकी संपत्ति को भी साथ में लेके जाते हैं मरने के बाद। ऐसे उनके विचार और ऐसे धारणाएं थी राजा टुट के समय पे। तो जो किंग टुट वॉज लेविस्ड विद रिंग्स, एम्यूलेट्स, अ सेरेमोनियल्स, एप्रन, सैंडल, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, यानी कि जो राजा टुट थे उनको इस प्रकार से सुशोभित कर दिया गया था, इतने सुंदर सुंदर सोने के आभूषण उन्होंने उनके ऊपर लाद दिए गए थे, ग्लिटरिंग गुड्स थे, जैसे प्रीशियस कॉलर्स, यानी कि बहुत सारे कॉलर्स, यानी ये समझ लीजिए आप बहुत ही बड़े जिसमें कहना चाहिए बहुत सारे आभूषण जड़े हों, ऐसा हार, और इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, यानी कि कंगन और माला, उनकी जो नेकलेसेस हैं वो, रिंग्स, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स का मतलब होता है ताबीज़ जो बुरी नज़र या बुरी बलाओं से बचाते हैं, तो एम्यूलेट्स भी उनके उस पर रखा गया था। ए सेरेमोनियल एप्रन उनको पहनाया गया था, मतलब कि एक साहस कहना चाहिए समारोही जो ऊपर से एक ओवरकोट के जैसे पहनाया जाता है, तो वो एक एप्रन भी उन्हें पहनाया गया था। सैंडल्स उनकी थी, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, यानी कि सीड्स का कहने का मतलब है एक चुस्त कपड़ा जो उनके हाथ और पैरों की उंगलियों के लिए था वो। एंड नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन, यानी कि जो उनका ताबूत था वह बहुत ही भव्य था, बहुत ही आइकॉनिक था, यानी कि एक तरफा था, और मास्क भी उसके ऊपर रखा गया था। मतलब ये सारी चीज़ों से, जो पूरे स्वर्ण और मुद्राओं से बनी हुई थी, ऐसी चीज़ों से उनको सुशोभित कर दिया गया था उनकी मृत्यु के बाद। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर गोल्ड की थी। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज एडॉर्नमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, यानी कि अब राजा टुट के शरीर को जो भी उनमें एडॉर्नमेंट्स थे, मतलब जितने भी चीज़ों से उनको सुशोभित किया गया था, सजाया गया था, उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए जो कार्टर्स की टीम थी, जो उनके आदमी लोग थे, उन्होंने क्या किया, रिमूव द ममीज हेड, उन ममी को, जो राजा टुट की ममी थी उनकी ममी को उनके सर से अलग कर दिया। एंड शी वियर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, शी वियर्ड का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अलग कर लेना, और जो जितने भी उनके मुख्य जॉइंट्स थे, जो शरीर के जितने भी जो पूरा पार्ट रहता है, उसके जितने भी मेजर जॉइंट्स रहते हैं, वहाँ से उनको अलग अलग कर लिया गया, और सर को, मम्मी की सर को भी अलग कर लिया गया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने अपने काम को अंत किया, दे रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर, रिजेंबल्ड यहाँ कहने का मतलब है फिर से उन्होंने वो जो उनके शरीर के जो टुकड़े थे, जो भी पार्ट्स थे जिनको उन्होंने मेजर जॉइंट्स को, जिन पर भी उन्होंने अलग अलग किया था और उस पर जो भी फोकस किया था, तो उनको फिर से रिजेंबल्ड करके, रिजेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में सैंड यानी कि रेत की लेयर यानी परत के ऊपर उनको जोड़कर, उनके उन्हीं बाकी जो भी उनके पार्ट थे उनको जोड़कर उस पर रख दिया गया। पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, यानी कि अपने उसको जो भी उन्होंने किया था, अपने डैमेज, जो भी नुकसान उस टुट की बॉडी के साथ उन्होंने जो भी किया था, उसको कंसील यानी कि छुपाने के उद्देश्य से उन्होंने उस वुडन बॉक्स में रेत की लेयर के ऊपर उसको रख दिया गया, और वहाँ उस बेड के ऊपर, मतलब बॉक्स में उनको रख दिया गया, जहाँ वो आज की डेट में भी अभी भी वो जो टुट है, राजा टुट की बॉडी जो है वहाँ पर रेस्ट कर रही है। अब आगे देखते हैं, आर्कोलॉजी हैज़ चेंज substantially in the intervening decades, यानी कि आज के समय का जो भी पुरातत्व विज्ञान है वो काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आर्कोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, यानी कि आज के दशक में उसमें काफ़ी, उस समय जब राजा टुट की मृत्यु हुई थी उससे लेकर आज तक का जो समय है उसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, उन दशकों में काफ़ी परिवर्तन हो गया है, और जो पुरातत्व विज्ञान है उनके दशकों में भी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। फोकसिंग आज के समय में फोकसिंग less on the treasure and more on the
more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. यानी कि आज के समय में इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ कितनी संपत्ति थी, कितना उनका कौशल्य था, इस पर ना ध्यान देकर सबसे ज़्यादा आज के समय में जो ध्यान दिया जाता है वो उस महत्वपूर्ण बातों पर दिया जाता है कि उनका जीवन काल कैसा रहा और उनके इस इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु किस षड्यंत्र के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु में क्या रहस्य रहा, ये जानने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि ये जानने के लिए कि उनकी मृत्यु के समय कितनी धन या संपत्ति उनके साथ रही. इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और आज के समय में बहुत ही सहूलियत वाले औजार ऐसे उपलब्ध हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और हमारी जो चिकित्साई तकनीकी है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, वो भी काफ़ी सहूलियतपूर्ण हो चुकी है. इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, यानी कि 1968 में करीबन कितने सालों के बाद, 40 वर्षों के बाद किसकी डिस्कवरी के, कार्टर्स ने जो भी तहकीकात करी, जो भी डिस्कवरीज करी उस टूट्स की बॉडी के साथ, उसके करीबन 40 सालों के बाद एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममीज एंड रिवील द स्टार्टलिंग फैक्ट्स beneath the reason that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. यानी कार्टर की 40 वर्षों की डिस्कवरी के बाद इन 1968 में, क्योंकि कार्टर ने अपनी डिस्कवरी जब शुरू करी थी तो वो था 1922, तो 1922 से अब 1968 में जब कार्टर की खोज के 40 वर्षों के बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर कहने का मतलब है शरीर रचना शास्त्र जो होते हैं, उनकी मदद से वहाँ के जो प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया, एक्सरेड द ममी, उस ममी का एक बार एक्सरे किया एंड रिवील्ड, और क्या प्रकट किया, क्या प्रस्तुत किया, जो भी फैक्ट उन्होंने प्रस्तुत किया वो बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ था, वो बहुत ही चौंकाने वाला था. उन्होंने क्या किया, बीनेथ द रीजन, यानी कि जो रीजन था उसके नीचे का जो मतलब जो टुट की जो ममी थी उनका जो चेस्ट था उसके नीचे का भाग जो रीजन से बनाया जाता है, हिज ब्रेस्ट बोन, उस पर उन्होंने एक्सरे से ये पाया कि उनका जो ब्रेस्ट बोन था यानी कि छाती की जो हड्डी थी और फ्रंट रिब्स यानी कि आगे की जो मांसपेशियां थी वो मिसिंग, यानी कि वो उसमें नहीं थी, वो लापता थी, यानी कि वहाँ से गायब थी. टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद द कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहने का मतलब है सीटी स्कैन. आजकल के समय में सीटी स्कैन करके काफ़ी तहकीकात की जाती है, काफ़ी उस पर सर्चिंग की जाती है, तो उसी का फुल फॉर्म है सीटी का मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यानी कंप्यूटराइज वे से पूरा उसका परीक्षण किया जाता है, बाय विच, जिसके माध्यम से सीटी स्कैन के माध्यम से क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस, और इस प्रकार से एक साथ मतलब 100 के तादाद में जो रेज एक्सरेज होती हैं वो क्रॉस करती हैं एक किसी भी, जैसे बॉडी को वहाँ पे रखा जाता है तो उसमें से करते हुए वो काफ़ी मात्रा में रेस जो है एक साथ क्रॉस करती हैं उस सेक्शन को, इसी प्रकार से जैसे कोई ब्रेड की स्लाइसेस इकट्ठा एक साथ बनाई जाती हैं, सेम उसी प्रकार से वो प्रतीत होता है. क्रिएट अ 3 डायमेंशनल, और क्या करती हैं, क्रिएट अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडीज, यानी कि जब सीटी स्कैन होता है, जब सीटी स्कैन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जब शरीर को उसके अंदर मशीन के अंदर जब उसको भेजा जाता है तो जो हज़ारों के मात्रा में 100 के मात्रा में लगभग एक साथ जो सारी एक्सरेज होती हैं वो क्या करती हैं, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी एक क्रिएट कर देती हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि एक वर्चुअल जैसा आपका शरीर रहता है बिल्कुल वैसे ही रेज के माध्यम से एक वर्चुअल बॉडी आपकी जो है कंप्यूटर में तैयार कर दी जाती है, बना दी जाती है.
What more would a CT scan reveal of tooth than the X-rays? क्या CT X-rays जो भी हुआ, या what more would a CT scan क्या है, एक्सरे से ज़्यादा वो सारे तथ्यों को रिवील यानी कि प्रस्तुत या प्रकट कर सकती थी, क्या कर पाएगी? एंड कुड इट आंसर टू और ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन still lingering about him? और आज भी ऐसे जो दो प्रश्न जो अभी भी उलझे हुए थे, जिनके उत्तर अभी भी बहुत ही बड़े उसमें उलझे हुए थे, बिगेस्ट क्वेश्चन, ऐसे बड़े क्वेश्चन जिनके उत्तर अभी भी उलझे हुए थे। जैसे हाउ डिड ही डाई, कि कैसे उनको मारा गया, किस प्रकार से वो मर गए, और हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और जब उनकी मृत्यु हुई थी राजा टुट की, तब उस समय उनकी क्या उम्र रही होगी और कैसे उनकी मृत्यु हुई। तो ये इसमें उन्होंने बताया। अब आगे देखो, किंग्स टुट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, यानी कि जो राजा टुट थे उनकी जो मृत्यु थी वो एक बहुत ही बड़ी घटना थी, कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही शाही परिवार में से आते थे। तो राजा टुट्स की जो मृत्यु हुई, डिमाइज हुआ, वो एक ही बहुत ही कहना चाहिए शाही परिवार से बिलोंग करते थे, तो एक बहुत बड़ी घटना मानी गई। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, मतलब शाही से स्तर से जो है रुतबा रखते थे। एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, और वो अपने परिवार के एक अंतिम उसमें से आए थे, मतलब कि एक अंतिम वारिश थे या एक अंतिम वंश था उनका। तो यहाँ पे रॉयल स्टैंडर्ड्स, एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ ऑफ रेटल ऑफ अ डेस्टिनी, यानी कि उनकी जो रिचुअल्स यानी कि जो भी उनका अंतिम संस्कार हुआ, वो एक राजघराने के लिए पूरा क्या करने वाला था, उनकी जो पूरी डायनेसिटी थी उसके लिए पूरा एक घबरा देने वाली, एक चौंका देने वाली बात थी, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा उनका शाही परिवार था। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमेथ आर अनक्लियर, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, ये अभी तक उनके गुजर जाने के बाद, राजा टुट के गुजर जाने के बाद, ये अभी भी उतनी ही एक दुखद घटना बनी गई थी उनके गुजर जाने के बाद भी, क्योंकि ये अभी भी सुलझी हुई नहीं थी कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई थी, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी क्या उम्र रही। एम्हेनोटॉप थर्ड, यानी कि राजा टुट्स के पिता या उनके ग्रैंडफादर यानी कि दादा, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, जिनका नाम एम्हेनोटॉप थर्ड जो थे, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल फेरो, वो एक बहुत ही शक्तिशाली फेरो थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने क्या किया, हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिन्होंने लगभग शासन किया था, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया, ऑफ द 18 डायनेसिटीज, 4 दशकों तक शासन किया 18वीं राजघराने के जो उनका डायनेसिटी इज गोल्डन एज, यानी कि उनका वो स्वर्णिम काल था, गोल्डन एज था, 18वीं सदी का 18वीं उसका स्वर्णिम काल था उनके राजघराने का, 18वीं राजघराने का स्वर्णिम काल था जिस पर उन्होंने शासन किया। हिज सन एमेनोटॉप फोर्थ, और उनका जो पुत्र एमेनोटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम कहने का मतलब है जो एमेनोटॉप फोर्थ था, जो उनके जाने के बाद उन्होंने उनका क्या लिया, स्थान लिया, यानी कि उनका स्थान किसने लिया, एमेनोटॉप फोर्थ ने। सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी कि जो एमेनोटॉप फोर्थ था उनका उन्होंने स्थान लिया उनके गुजर जाने के बाद, जो एक एंशिएंट इजिप्ट यानी कि जो प्राचीन मिस्र था, उसकी एक अजीब व गरीब काल का उन्होंने क्या किया, मतलब कि उस टाइम का एक स्टार्टिंग कर दी, एक उसको प्रारंभ कर दिया, उसको शुरू कर दिया। अब बच्चों आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। The new pharaohs promoted the worship of the Aten, यानी कि जो नया राजा था, जो नया फ़ैरो था, नए फ़ैरो ने क्या किया, एटेन यानी कि जो सूर्य डिस्क की उन्होंने क्या करी, पूजा करी, वर्शिप करी, और सूर्य डिस्क की पूजा को ही उन्होंने ज़्यादा जो है प्रमोट यानी कि उसको प्रोत्साहित किया। किसको प्रोत्साहित किया, द वर्शिप ऑफ द एटेन, द सन डिस्क, चेंज्ड हिज नेम ऑफ एखेनेटेन और सर्वेंट
ऑफ द एटेन, यानी कि और उन्होंने जब उसको उस सूर्य की पूजा को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपना नाम क्या रखा उन्होंने, अखेनातेन, या फिर जिसे हम दूसरे शब्दों में और सर्वेंट ऑफ द एटेन, सर्वेंट ऑफ द एटेन यानी कि एटेन का सेवक कर लिया था, उन्होंने अपना नाम ये कर लिया था। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेनेटेन नोन नाउ एज अमराना, यानी कि उन्होंने क्या किया, अपनी धार्मिक राजधानी जो कि किस नाम से जानी जाती थी, थेब्स नाम से जानी जाती थी, वो एक पुराना शहर था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, एकेनेटन यानी कि नए शहर एकेनेटन जो एक किस नाम से जाना जाता है, अमराना नाम से कहलाया जाता है, उस पर उसने उनको परिवर्तन किया उसने। और उन्होंने क्या किया था, ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय टेकिंग आमुन अ मेजर गॉड, और जब उन्होंने इस तरह से परिवर्तन किया और उन्होंने अपने जो देश की जो थोड़ी सी छवि थोड़ी सी डिस्ट्रॉय कर दी, कैसे करी, उन्होंने अमुन पर हमला किया। अमुन कौन थे, एक बहुत ही बड़े कहना चाहिए देवता पर आक्रमण किया और जिससे उन्होंने जो है अपनी छवि को बिगाड़ा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आक्रमण करके स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और ऐसा करने के बाद उन्होंने सभी मूर्तियों को जो है जितने भी इमेजेस थे उनको तोड़ डाला और जितने भी टेम्पल्स थे उनको क्या कर दिया था, उन्होंने बंद कर दिया था, सारे मंदिरों को बंद कर दिया था। वह एक बहुत ही इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, यानी कि बहुत ही भयंकर समय रहा था। ऐसा किसने कहा, सेड रे जॉनसन ने कहा। रे जॉनसन कौन थे, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी कि कहाँ के वो डायरेक्टर थे, कहाँ के वो निर्देशक थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर, यहाँ पे दिया है शिकागोज रिसर्च सेंटर जो लक्सौर में है। लक्सौर यहाँ पे जो है बच्चों, लक्सौर जो है एक प्राचीन हेब्स का स्थल है, तो वहाँ के निर्देशक ने ऐसे बताया। अब यहाँ पे बताया गया है, थेब्स द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन एकेलेटन वेंट अ लिटिल वैकी, कहने का मतलब है जो पूरा परिवार जो इतने शताब्दियों तक शासन करता रहा, रूल्ड करता रहा, वो अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे कमिंग टू एन एंड, यानी कि धीरे धीरे अंत की तरफ आ रहा था, धीरे धीरे उनकी जो है वो समाप्त हो रहा था। और समाप्त होने के साथ साथ फिर जो एकेनेटन था, ये एकेनेटन जो था वो थोड़ा सा क्या हो गए थे, काफ़ी जो है थोड़े से कमज़ोर पड़ गए थे। कमज़ोर यानी कि धीरे धीरे उनका जो है वो कमज़ोरपन आता जा रहा था और उनका जो पूरा जो वो था, उनका जो पूरा शासनकाल था वो धीरे धीरे अंत की तरफ पहुंच रहा था। After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and existed with hardly a trace. यानी कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी, अखनातेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय, एक बहुत ही कहना चाहिए रहस्यमय शासक आया जिसका नाम था स्मेनेकरे। अब ये जब स्मेनेकरे आए तो उन्होंने कब आए, वो ये एखनातेन की मृत्यु के बाद, एखनातेन की मृत्यु के बाद जब एक दूसरा रहस्यमय शासक आया जिसका नाम क्या था, स्मेनेकरे। जब ये आए, स्मेनेखरे आए और उसके बाद ये जो है ज़्यादा समय तक एग्जिस्टेड नहीं रहे, मतलब इनका जो अस्तित्व रहा ज़्यादा समय तक नहीं रहा और कुछ ही समय के पश्चात, कुछ दिनों के बाद ही वो चर्चा में रहे, कुछ दिनों तक चर्चा में रहे और बिना किसी विशेष चर्चा के फिर आगे ये जो है इनको नहीं ट्रेस किया गया। कहने का मतलब है फिर ये चर्चा में नहीं रहे। इनका जो शासनकाल था कब आया और कब चला गया, बिल्कुल नाम के बराबर इनका जो है शासनकाल रहा, जिनका नाम था स्मेनेकरे। और ये किसके बाद आए थे, एखनातेन की डेथ के बाद इनका शासनकाल आया जो थोड़े समय के लिए था। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, और उसके बाद जो राजगद्दी में बैठा वो था तुतनखातेन, जिसको हम राजा तुत के नाम से आज बहुत पूरा जो है आज प्रसिद्ध है, ये इस नाम से राजा तुत के नाम से। तो वो पहले उनका नाम था तुतनखातेन, वे बैठे थे गद्दी पर। किनके बाद बैठे थे, स्मेनेकरे के बाद, जिनका शासनकाल बहुत कम समय के लिए था। उसके बाद जो राजगद्दी में बैठा था वो थे तुतनखातेन, जो आज भी जो हम राजा तुत के नाम से जानते हैं। एंड द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू द तुतनखामुन, और उन्होंने अपना नाम जो था बहुत नाम में परिवर्तन करके तुतानखामुन नाम बदल लिया था।
जो लिविंग इमेज ऑफ आमुन, यानी कि आमुन की जागृत मूर्ति के रूप में, आमुन की जागृत मूर्ति जिसे बोला गया है लिविंग इमेज ऑफ आमुन, एंड ओवर सॉ अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज। जो तुतनखामुन थे यानी कि राजा टुट, उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाजों पर ज़्यादा ओवरसॉ किया, यानी उस पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने पुनर्स्थापन को देखा, उनके तौर तरीकों को देखा, ओल्ड वेज को देखा, और उसके बाद ही रिजन फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। यानी कि कहने का मतलब है उन्होंने कुछ 9 वर्षों तक 9 years तक उन्होंने जो है रूल्ड किया, और रूल्ड करने के बाद अप्रत्याशित तरीके से वो जो है मर गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है कहानी में। Regardless of his fame and the speculations about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt। कहने का मतलब है जो राजा टुट थे उनकी इतनी प्रसिद्धि थी, इतनी ख्याति थी कि उनके भाग्य के प्रति अनुमान पर ध्यान दिए बगैर ही टुट जो है मिस्र की कई ममियों में से, अमंग अदर ममीज, मतलब इजिप्ट में जितनी भी ममी थी उनमें से एक थे। अब वो कितने अनोखे थे वे ये तो कोई नहीं जानता, बट इट इज़ वन ऑफ द ममीज अमंग द अदर ममीज इन द इजिप्ट। यानी इजिप्ट में जो और ममियाज थी उनमें से ये एक लौते, मतलब एक तरफा थी इनकी ममी। नो वन नोज, कोई ऐसा नहीं जानता था। द इजिप्शियंस ममी प्रोजेक्ट, यानी कि जो इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो चलाया गया, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, यानी कि जिसने 2003 के आखिर में उन्होंने इसकी जो प्रोजेक्ट जो था ये वर्क शुरू हुआ था। और उसमें क्या होता, जो इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था, कौन सा प्रोजेक्ट, इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, विच बिगन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज स्टिल काउंटिंग। मतलब उसमें उस प्रोजेक्ट के तहत 600 ममियों को रिकॉर्ड किया गया और अभी भी काउंटिंग जारी है। स्टिल काउंटिंग मतलब अभी भी चल रही है, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही है कि अभी और भी ममीज हो सकती हैं। द नेक्स्ट फेज और दूसरा चरण ये था, द स्कैनिंग ऑफ द ममीज विद अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर। यानी कि जो किसने दान करी थी, दूसरे चरण में इनकी स्कैनिंग होनी थी, ममीज़ की स्कैनिंग होनी थी। किससे होनी थी, जो मशीन थी, कौन सी मशीन, सीटी स्कैन वाली मशीन, उससे होनी थी। और ये सीटी स्कैन मशीन को किसने डोनेट किया था, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के जो मैन्युफैक्चरर थे, उत्पादक थे, साइमन थे, उन्होंने इसको दान किया था। उससे इसकी ममीज़ की क्या होनी थी, स्कैनिंग होनी थी। किंग टुट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैन, मतलब उन अन्य ममियों में से राजा टुट की एक इकलौती ममी थी जिनका, मतलब एक प्रथम ऐसी ममी थी जिनका भी स्कैन किया जाना था। मतलब मशीन में उनको भेज कर उनकी स्कैनिंग करके उनका वर्चुअल बॉडी को प्रिपेयर करके उनका रिकन्स्ट्रक्शन किया जाना था, देखा जाना था, परखा जाना था, क्योंकि सवाल अभी भी उलझे थे कि उनकी मृत्यु कौन सी उम्र में हुई और किस वजह से हुई। तो ये सारी चीज़ें जो थी चल रही थी। तो इन दैट एज इन लाइफ मूविंग रेगुलरली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु जैसे कि जीवन में भी शाही रूप, यानी कि बहुत ही रॉयल तरीके से, शाही रूप से अपने देशवासियों की शान से भी आगे थे। रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। अब आगे देखते हैं बच्चों कि आगे क्या होता है स्टोरी में। आ सिटी मशीन स्कैन द ममी हैड टू, यानी कि जब सिटी स्कैनिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो अब उसमें जब बॉडी को रखा जाता है मशीन के अंदर तो एक जो है डिफरेंट एक्सरेज तैयार की जाती हैं और उन एक्सरेज के माध्यम से एक वर्चुअल इमेज जो है कंप्यूटराइज तैयार कर ली जाती है और उसका फिर परीक्षण किया जाता है और उनके आंतरिक भागों का पूरे तरीके जटिलता से परीक्षण किया जाता है। तो सिटी स्कैन मशीन में जब मम्मी को रखा गया तो सर से लेकर पैर तक उसने जो है उसकी स्कैनिंग करी और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को तैयार किया सेक्शन वाइज। अब जब वो इतनी डिजिटल एक्सरे इमेजेस को तैयार किया उन्होंने, वो भी सेक्शन के उसमें, टुट्स हैड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंटीग्रेट स्ट्रक्चर, यानी कि राजा का जो सर था, राजा टुट का जो सर था उसको स्कैन किया गया 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस से, और ये रजिस्टर करने के लिए कि जिस जटिल ढांचे का
अंदर से बनावट है उसका परीक्षण किया जा सके, उसके आंतरिक भागों का परीक्षण किया जा सके। टेक्स और परीक्षण करके और ऑन द ईयरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेज, यानी कि उसकी जो है एक विस्तृत वर्णन दे सके। एज अ रिजल्ट एक उसका पूरा डिटेल्स ला सके कि इस तरीके से इसके अंदर सर के अंदरों की बनावट है। विथ इट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और उनके पूरे जो ढांचा था, जो बॉडी को मशीन के अंदर रखा गया था, उसका ओवरऑल स्कैनिंग किया जाना था। सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम, और जब वो स्कैनिंग की जा रही थी तो पूरी एक स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञों की एक पूरी टीम थी। उस टीम में कौन कौन थे? रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक के जितने भी लोग थे वो थे, एंड एनाटॉमी बिगन यानी कि शरीर रचना वाले जो लोग थे वो, इन सब की एक पूरी विशेषज्ञों की टीम वहाँ पे उपस्थित थी और उन्होंने उसकी स्कैनिंग करी और उसकी सर्चिंग करी। और क्या प्रूफ करना था? बिगन टू प्रूव द सीक्रेट्स, वो ये रहस्य जानना चाहते थे दैट कि किस प्रकार से द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, कि किस प्रकार से ये जो विंग्ड गॉडेसेस है, यानी कि विंग्ड गॉडेसेस कहने का मतलब है परियों की जो देवियां हैं, परियों की जो देवियां हैं, उन्होंने किस प्रकार से इस सोने के मड़े हुए कॉफिन की यानी कि कब्र की, सोने से मड़े हुए कब्र की इतने लंबे समय से किस प्रकार से उसकी जो है प्रोटेक्शन करा, उसकी देखरेख करी, उसको संरक्षण में अपने इतने दिनों तक रखा रहा। तो उसकी उस समय जब से अभी तक जो वो प्रोटेक्शन में रहे, तो उनका मानना था कि किस प्रकार से उन परियों की देवियों ने उसका संरक्षण किया और उसको इतने समय तक जो है सुरक्षित अपने उस कॉफिन को सुरक्षित बना के रखा रहा। नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टूड फॉर द टॉम इन हिज बॉक्स, यानी कि उस रात्रि में जिस रात को राजा टुट की बॉडी की पूरी स्कैनिंग हुई थी, तो जितने भी वर्कमैन जो उसमें लगे हुए थे उन्होंने राजा टुट को निकाला। कहाँ से निकाला? फ्रॉम द टॉम, और एक पेटी में रख कर एक लाइक पैल बैरियर्स, मतलब जैसे अर्थी उठाई जाती है उसी समान उसको लेकर आगे रैंप पर क्लाइंब यानी कि चढ़ने लगे और सीढ़ी की ओर आगे जाने लगे। जब वे आगे जाने लगे तो बाहर क्या था? रेत फैली हुई थी। स्विरलिंग सैंड आउटसाइड, रेत फैल रही थी। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर, उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से एक ट्रेलर पर जिसमें स्कैनर रखा हुआ था, जिस पे स्कैनर रखा हुआ था उसको लेकर वो लोग आगे बढ़े। 20 मिनट्स लेटर 2 मैन इमर्ज, 20 मिनट के बाद 2 व्यक्ति आते हैं और वो तेजी से ऑफिस की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं और उसके बाद रिटर्न होते हैं, एंड रिटर्न विथ अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों को लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि कूलर फैन में रेत के आ जाने के कारण उसने जो $1 मिलियन का स्कैनर था उसने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ अ फैरो जोक्ड आ गार्ड नर्वसली, यानी कि जब उसने काम करना बंद कर लिया तो उसमें से एक गार्ड ने कहा कि ये शायद फैरो यानी कि राजा का क्या है, ये अभिशाप है। उसने थोड़े से नर्वस तरीके से कहा कि ये राजा फैरो का क्या है, अभिशाप है। और इस कारण से ये किसने रिप्लाई दिया? गार्ड ने कहा कि फैरो का अभिशाप है, और वो बहुत ही नर्वसली उसने कहा, क्योंकि जिस प्रकार से डॉलर की जो मशीन थी, $1 मिलियन की मशीन जो स्कैनर थी, उसने वर्क करना बंद कर दिया था। तब उस बात को देखते हुए एक गार्ड ने कहा कि लगता है ये क्या है, कर्ष है, यानी कि फैरो का अभिशाप है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, यानी कि जो पंखों को लाया गया था, जो अतिरिक्त पंखों लाए गए थे, वो अच्छी तरीके से काम करने लगे। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से काम किया कि जो भी पेंडिंग वर्क था वो पूरी तरीके से फिनिश हुआ। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, ये जानकारी लेते हुए कि अब कुछ भी शेष नहीं है, जो टेक्नीशियंस थे, द टेक्नीशियंस टर्न टूट ओवर टू अ वर्कमैन, यानी कि टेक्नीशियंस ने उस राजा टुट की बॉडी को जो है उन्हीं वर्कमैन को दे दिया जो उसकी बॉडी को लेकर आए थे, और वह उसको लेकर हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, वो उसके ताबूत की तरफ यानी जहाँ उनकी कब्र थी उसकी तरफ ले गए।
लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, यानी कि उनको उनके कॉफिन से, उनके ताबूत से निकाले हुए, कब्र से निकाले हुए करीबन 3 घंटा हुआ था। 3 घंटे में ये सारी कार्रवाई कर ली गई। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द pharaohs अगेन रेस्टेड इन पीस। उसके बाद पुनः उनको उसी स्थान पर रख दिया गया जहाँ से उनके कब्र से उनको निकाला गया था। उस फैरो को वहीं पर ले जाकर रेस्ट शांति से करने के लिए रख दिया गया। वेयर द फ्यूनरल प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर जो उनके दाह संस्कार किया गया था उन राज पुरोहितों के द्वारा काफ़ी साल के पहले, तो वहाँ पे उसी स्थान पर, उसी कब्र पर उसको वैसा का वैसा ही ले जाकर कार्रवाई करने के बाद रख दिया गया। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing images of Tut on a computer screen. पीछे ट्रेलर में एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टुट की कुछ छवियां दिखाई, जो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली छवियां थी जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई। जब उन्होंने दिखाया तो आ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, यानी कि जो जो छवि उभर के आई थी कंप्यूटर पर, वो बहुत ही स्कैटरिंग थी, यानी कि उसकी वो छितरी हुई थी, बिल्कुल प्रॉपर नहीं थी, वो छितरी थी। अ ग्रे हेड टुक शेप, एक भूरे रंग का सर जिसकी जो आकृति थी, जिसका जो आकार था वो स्कैटरिंग पिक्सल में था। एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, जो टेक्नीशियन थे उन्होंने उसको हर डायरेक्शन में, हर दिशा में उसको जो है घुमाकर हर तरीके से उसको देखा। नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in the anatomy class, और उसको उसकी गर्दन की तरफ से, उसकी रीढ़ की हड्डियों की तरफ से हर दृश्य को उसको देखा गया, और शरीर के जो रचना शास्त्र होते हैं, एनाटॉमी क्लास होती हैं, उनकी तरह से वह स्पष्ट नज़र आया। अब जब बाकी चीज़ों में ऑन फोकस किया गया तो क्या होता है, अदर इमेजेस रिवील अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, यानी कि जब उसको डिफरेंट डायरेक्शन से उन छवियों को कंप्यूटराइज करके देखा गया तो विभिन्न प्रकार की आकृति, जैसे जिसमें से उनका एक हाथ या एक हाथ है, उसको जब परीक्षण किया गया, कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा गया। फिर उनकी जो रिब्स हैं, यानी कि जो पसलियां हैं, पसलियों के दृश्य को देखा गया, और फिर उसके बाद जो उनकी स्कल है, यानी कि जो सिर की जो खोपड़ी है, उसके दृश्य को दिखाए गए कंप्यूटर स्क्रीन पर। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब जो है दबाव, यानी कि जो प्रेशर था वो कुल मिला के दूर हो चुका था या कम हो चुका था। क्यों प्रेशर वॉज ऑफ हो चुका था? सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर पुनः बैठते हुए जाहि हवस ने मुस्कुराते हुए कहा, एंड विजिबली रिवील दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उन्होंने ये कहा कि कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। उनका ये तर्क था कि कुछ भी गलत रूप से गंभीर नहीं, मतलब कुछ भी गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ है। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, यानी कि मैं पिछली रात को एक सेकेंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मेरी जो है नींद नहीं लगी, मैं सो नहीं पाया, पिछली रात में एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। और उन्होंने ऐसा बताया, आई वॉज सो वरीड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जो है प्रेशर जो है निकल चुका है और अब मैं जो है ज़रूर निश्चित ही सो पाऊंगा, ऐसा ज़ही हवस ने बताया। By the time we left the trailer descending metal stairs to the sandy ground, the wind had stopped, यानी कि जब ट्रेलर को छोड़ने के समय और जो वो मेटल रूपी जो धातु की बनी हुई सीढ़ियाँ थी उससे होते हुए जब ग्राउंड पर पहुँचे तो ये नज़ारा ऐसा था कि बिल्कुल हवा जो थी, पवन जो थी, बिल्कुल शांत, यानी कि रुक चुकी थी, और इसलिए एकदम शांत माहौल था। जो रेतीले मैदान पर जो हवा थी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। लेकिन शुरू में हमने ये जाना था कि जब राजा टुट की बॉडी को उनके कॉफिन से, उनके टॉम्ब से निकाला जा रहा था, तब जो था हवा का रुख बहुत तेज था और वो बहुत तीव्र चल रही थी, और जो वो मरुस्थलीय आकाश के ऊपर बहुत तेज गति से चली थी, परंतु अब बिल्कुल शालीन थी, एकदम शांत थी, पवन रुक चुकी थी। और जो शीत ऋतु होती है, द विंटर एयर, यानी कि शीत जो वायु थी वह बिल्कुल शांत थी और एकदम जैसे एकदम मौन अवस्था में खड़ी हो, उस प्रकार से एकदम ठहरी हुई सी थी। लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मृत लोगों की वादी में, इस मृत लोगों की वादी में हवा जैसे ठहर सी गई थी, एकदम शांत माहौल था। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टुट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, और जो राजा टुट थे उनके टॉम्ब का जो प्रवेश द्वार था उसके ऊपर जैसे ओरियन खड़ा
खड़ा हो। ओरियन ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे द कॉन्स्टेलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह के रूप में बोला गया है, जैसे ओरियन उनके प्रवेश टॉम्ब के प्रवेश द्वार के ऊपर जैसे ओरियन हो। द कॉन्स्टेलेशन दैट द जिसे जो एंशियंट इजिप्शियन है, प्राचीन इजिप्ट के लोग ऐसा मानते थे जैसे वो सोल ऑफ ओरिसिस है, यानी कि ओरिसिस की आत्मा है। और ओरिसिस कौन है? द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ कहने का मतलब है कि जो बाद की जो जिंदगी है, मरने के बाद की जो जिंदगी है, उसके जो देवता हैं, उसकी ओरिसिस की क्या? सोल, द सोल ऑफ ओरिसिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बालक राजा को, बालक राजा कौन? जो राजा टुट है, बालक राजा को जैसे देख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके प्रवेश द्वार पर। किसके प्रवेश द्वार पर? राजा टुट की टॉम्ब के प्रवेश द्वार पर, जैसे ओरियन हो, कॉन्स्टेलेशन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार। और पुराने जो प्राचीन इजिप्शियन हैं वो मानते थे कि जैसे ओरिसिस की आत्मा है। ओरिसिस कौन है? भगवान है। भगवान किसके हैं? जो बाद की जो जिंदगी होती है, आफ्टर लाइफ यानी कि डेथ के बाद जो लाइफ होती है, उसके जैसे जो देवता हैं वो ओरिसिस की आत्मा के समान ऐसे प्रतीत हो रहे थे, जैसे वो खड़े हों और बहुत देर तक उस बालक राजा को देख रहे हों। तो ये थी इसकी एंडिंग। और इस पूरी स्टोरी में जिसका नाम था डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज, कहने का मतलब है डिस्कवरिंग से ही शुरू हुआ था, डिस्कवरिंग पर ही एंड हुआ, यानी कि उनकी तहकीकात, उनकी सर्चिंग राजा टुट के अभी भी कंटिन्यू है, जारी है। उनके बारे में अभी भी खबर जो है, सर्चिंग जो है कंटिन्यू चलती जा रही है। तो ये राजा टुट के बारे में आपने जाना। दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। बच्चों अब हम सारे डिफिकल्ट वर्ड्स को देख लेते हैं। तो पहला जो डिफिकल्ट वर्ड्स है जो हमें अब तक की स्टोरी में मिला है, सर्कमवेंटेड का मतलब होता है धोखा देकर, कॉलर का मतलब होता है हार, प्रीशियस का मतलब कीमती, अम्यूलेट्स का मतलब होता है ताबीज, एंड सेरिमोनियल यानी समारोही, सीट्स का मतलब होता है चुस्त पोशाक, शिवेड मतलब अलग कर लेना, रिजेंबल यानी फिर से जोड़ना, आर्कोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान, और डिकेड्स का मतलब होता है दशक, इंट्रिग्विंग का मतलब षड्यंत्रपूर्ण, और मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य, रिवील्ड यानी प्रकट करना, डिमाइज यानी होता है मृत्यु, और रॉयल मतलब शाही, इंटरवेनिंग यानी बीच का, एंड स्टार्टलिंग यानी चौंकाने वाला, इंट्रिकेट यानी जटिल, कर्ष यानी होता है अभिशाप। अब उसके बाद है स्प्रिंटेड यानी तेज दौड़ना, पोर्टेबल यानी इधर से उधर ले जाने योग्य, एडॉर्नमेंट का मतलब होता है आभूषणों से श्रृंगार, और रिसरेक्ट यानी होता है फिर से जीवन देना, और प्रीस्ट यानी पुरोहित, फ्यूनरी मतलब होता है अंत्येष्टि, कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह, वॉचिंग का मतलब देखना, स्कैटरिंग यानी छितरी वितरी या फैली हुई जो होती है, दैट इज छितरी हुई, सीरियसली का मतलब गंभीरता से, और एस्टोनिशिंग का मतलब होता है यहाँ पे बच्चों आश्चर्यजनक। तो ये बच्चों इसके अब तक के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो यहाँ पर हमने नोट डाउन कर लिए हैं, ताकि आप भी इसे अपनी कॉपी पे नोट कर सकें। और ये इस प्रकार से इस राजा टुट की कहानी का एंड होता है, डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज यहाँ पे ओवर होता है बच्चों। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके डिफिकल्ट वर्ड्स की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तक को अभी तक की सारी स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि इसमें कोई दिक्कत जाती तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए इसी टॉपिक का, इसी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आऊँगी। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।